हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग उसके पहले मैंने आपको एल्गी पढ़ाया था और एल्गी में मैंने आपको जितने भी उसके टॉपिक थे सब मैंने आपको उसका कवर करा दिया है। जैसे उसका जनरल कैरेक्टर था, या फिर हैबिट एंड हैबिटेट था, या फिर रिप्रोडक्शन कैसे उसमें होता है, प्लस उसके बाद से उसमें कुछ फैमिली पढ़नी थी, कुछ क्लास पढ़ने थे। जैसे आपका साइनोफाइसी क्लास के मेंबर को पढ़ना था, फिर रोडोफाइसी को पढ़ना था, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी आपका था, ग्रीन एल्गी था, फिर ब्राउन एल्गी था, रेड एल्गी था। जिसका भी जो भी उसमें जितने भी आपको जनरा पढ़ना था सब मैंने आपको कवर करा दिया है, प्लस उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी। आज हम पढ़ने वाले फंजाई। फंजाई मतलब क्या? फंजाई की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। तो आज हम जानेंगे फंजाई के बारे में। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि उसका जनरल कैरेक्टर क्या होता है, तब फिर आगे उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम फंजाई की पहचान क्या होती है, हम कैसे उसको देखकर पहचानते हैं, तो इसलिए उसका पहले हम क्या जानेंगे? जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई। कि एक जो फंजाई है, फंजाई को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवक। तो कवक आप देखे होंगे, आपने मशरूम खाया होगा, वो क्या है? एक प्रकार का वो भी फंगस ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें उसके जनरल कैरेक्टर की, तो जनरल कैरेक्टर में देख लीजिए, फंजाई फॉर्म ए डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड अंडर द किंगडम फंजाई माइकोटा। मतलब फंजाई के अंदर रखा गया है, मतलब माइकोटा। अब देखिए ये माइकोटा, ये सब जो आपको पढ़ना है, ये सब जब क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तब हम आपको समझाएंगे। बस इतना जान लीजिए कि जो फंजाई है ये भी क्या है? एक प्रकार का यूकैरियोटिक है। क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और कहाँ इसको रखा गया है? फंजाई के अंदर, मतलब इसको हम कवक के अंदर पढ़ते हैं। दे शो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक एंड They show unique characteristics that differentiate them from plants, animal and bacteria। मतलब इसके पास कुछ यूनिक कैरेक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये किससे अलग होते हैं। जो आपके एल्गी होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं या प्लांट होते हैं, उन सबों से ये इनके कुछ यूनिक फीचर है, मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो इन सबों से उनको अलग करता है। तो वो कैरेक्टर क्या है? तो आइए हम डिटेल में इनको पूरा अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे जनरल कैरेक्टर में, तो सबसे पहले तो ये क्या है? अभी मैंने बताया कि ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं एंड नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्योंकि इसके पहले आपने क्या पढ़ा? इसके पहले आपने फाइकोलॉजी मतलब एल्गोलॉजी, एल्गी पढ़ा। तो एल्गी में वहां पर क्या था? पौधों में जो मतलब जो भी जितने भी शैवाल थे उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था। तो कहीं पे ए बी सी, देखिए बी हर जगह तो नहीं प्रेजेंट था, लेकिन ए क्लोरोफिल तो हर जगह प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ पर कवक में क्या होगा? यहाँ पर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो जब क्लोरोफिल प्रेजेंट ही नहीं होगा तो पौधों में कहाँ से फोटोसिंथेसिस होगा? तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? नॉन फोटोसिंथेटिक, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार के यूकैरियोटिक हैं एंड कैसे होते हैं? नॉन फोटोसिंथेटिक। तो इनके कैरेक्टर को थोड़ा सा पढ़ते हैं, फीचर्स को। फंजाई आर eukaryotic organism meaning their cells have a true nucleus and membrane bound organelles। क्योंकि आपने दो शब्द पढ़ रखा हो, दो टर्म पढ़े होंगे, एक तो यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। तो प्रो मतलब क्या? प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते, इसलिए उसको न्यूक्लियस ना बोल के हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो ये आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं। लेकिन फंजाई में क्या होगा? ट्रू न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पे सत्य केंद्रक पाया जाता है। और जो ये न्यूक्लियस होता है ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर एनवेलप से क्या होता है? घिरा भी होता है। इसीलिए ये क्या होता है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अनलाइक प्लांट्स, फंजाई डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। मतलब जो आपके अदर जितने भी प्लांट होते हैं, क्योंकि देखिए फंजाई को भी हम लोग प्लांट ही मानते हैं, लेकिन जैसे कि आपके अदर जितने भी, फंजाई को छोड़ के जितने भी पौधे हैं सब में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, सो दे
कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो जब इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट ही नहीं है तो ये कैसे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। क्यों यूकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है और प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। फिर उसके बाद से पौधों में क्या होता है, जैसे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो ये फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। तीसरा, दे आर हेट्रोट्रॉपिक। मतलब हेट्रोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है कि मीनिंग दे डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एक्सटर्नल ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस फॉर नरिशमेंट। मतलब वो बाहरी, जितने बाहरी ऑर्गेनिक सबस्टेंस है अपने पोषण के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए ये बाहरी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पर या सबस्टेंसेस पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप। क्योंकि ये अपना भोजन खुद तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए ये ऑटोट्रॉप तो होंगे नहीं, ये हमेशा अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, मतलब दूसरों पर आश्रित होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। अब दूसरा हम जानते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आपने क्या जाना कि जो आपका फंजाई है वो यूकैरियोटिक होता है, उसके बाद से नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। अब हम जानेंगे उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि उसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता कैसे है। द बॉडी ऑफ फंजाई इज नोन एज अ थैलस। देखिए जो आपका फंजाई है उसके भी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। थैलस का मतलब क्या होता है, नो डिफरेंशिएशन इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। तो देखिए जो अगर बात करें थैलस का मतलब ऐसे प्लांट जो थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए थैलस में कौन कौन आता है, एक तो आपका एल्गी भी थैलस होता है, फंजाई भी, ये भी थैलस होता है। उसके बाद से फंजाई के बाद आपका लाइकेन आ जाता है, उसके बाद ब्रायोफाइटा, ठीक है। ये सब आपके जितने भी मेंबर हैं ये सब कैसे होते हैं, ये सब थैलस लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो थैलस का मतलब समझ ही गए होंगे क्योंकि मैंने आपको एल्गी में बहुत बार ये बात बताई है कि थैलस का मतलब क्या है, कि ये नहीं पता चलेगा कि अगर आप कवक को देखेंगे तो आप ये नहीं बता पाएंगे कहाँ उसका स्टेम है, मतलब कहाँ उसका तना है, कहाँ उसका पत्ती है, कहाँ उसका जड़ है, कुछ नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए इस तरह के प्लांट बॉडी को हम क्या बोलते हैं, थैलस। तो फंजाई का जो प्लांट बॉडी है इज नोन एज थैलस, विच इज नॉन वेस्कुलर एंड डज नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो देखिए इसमें रूट, स्टेम, लीव्स में मतलब यहाँ पे जड़, तना और पत्ती में कोई अंतर नहीं पता चलता है। और ये कैसे प्लांट होते हैं, नॉन वेस्कुलर। देखिए नॉन वेस्कुलर और कौन होता है, नॉन वेस्कुलर प्लांट आपकी एल्गी भी होती है। एल्गी भी क्या है, नॉन वेस्कुलर प्लांट है। फंजाई भी आपकी नॉन वेस्कुलर प्लांट है। इसके अलावा जो ब्रायोफाइटा है वो भी आपका नॉन वेस्कुलर प्लांट है। तो नॉन वेस्कुलर, जो फिर टेरिडोफाइटा आएगा वो थोड़ा सा वहां से वेस्कुलर बंडल बनना शुरू हो जाएंगे। तो वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या है कि मतलब नॉन वेस्कुलर, वेस्कुलर का मतलब जाइलम प्लस फ्लोएम, यहाँ पे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे पीएच होगा, पीएच, एक मिनट फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जाइलम प्लस फ्लोएम, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो एल्गी है, चाहे फंजाई हुआ चाहे ब्रायोफाइटा हुआ, अगर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट है तो ये कैसे प्लांट होंगे, ये नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं। मतलब इसमें भोजन हो गया, वाटर हो गया, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द थैलस
is usually composed of filamentous structure called hyphae। देखिए यहाँ पर जब आप जैसे थैलस, हम जैसे अभी एल्गी आपने पढ़ा, तो एल्गी में कोई भी जो प्लांट था उसके लिए कोई प्रॉपर टर्म नहीं दिया जाता था, मतलब उसके थैलस के लिए, क्योंकि थैलस का मतलब क्या, वो पौधे की ही बात कर रहा था कि हम यहाँ पर इसमें रूट स्टेम लीफ का पता नहीं चल रहा, इसलिए हम उस प्लांट को प्लांट ना बोल के क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। तो उसके प्लांट बॉडी को, ओवरऑल बॉडी को हम क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो थैलस होता है, तो यहाँ पर जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइफी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि फंजाई में पूछा जाता है हाइफी क्या है, उसका से आपका माइसीलियम क्या है। तो ये सब यहाँ पर आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए अगर ये कोई ये ऐसी फिलामेंटस मान लीजिए बॉडी है, इस तरह से ब्रांच भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब आपके हाइफी हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, हाइफी बोलेंगे। तो याद रखिएगा कि जो थैलस है तो वो कैसा होता है, फिलामेंटस होता है, और इस एक फिलामेंट को ही हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। अ मास ऑफ इंटरवोवन हाइफी फॉर्म्स द माइसीलियम। अब देखिए बहुत सारे हाइफी मिलकर क्या बनाते हैं, माइसीलियम। तो याद रखिएगा कि हाइफी और माइसीलियम में क्या अंतर है, कि देखिए हाइफी क्या है, उसका जो थैलस का जो फिलामेंटस थैलस है उसको हम तो हाइफी बोलते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे हाइफी है, मतलब बहुत सारे फिलामेंट है, तो उनको पूरे ग्रुप को हम बोलेंगे माइसीलियम। क्या बोलेंगे, माइसीलियम। याद रखिएगा, ये दो टर्म जरूर याद रखिएगा। एक तो याद रखिएगा ये आप हाइफी, एक हाइफी याद रखिएगा और एक माइसीलियम याद रखिएगा। तो माइसीलियम क्या है, ये ग्रुप है किसका, मतलब पूरा एक मास है किसका, हाइफी का, इसको हम बोलेंगे माइसीलियम। तो इतनी बातें समझ में आ गई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब आगे जानते हैं हाइफी एंड टाइप्स। वैसे हम आपको वहाँ पे हाइफी बताएं, लेकिन फिर से एक बार अच्छे से हाइफी क्या होता है, हाइफी के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि हाइफी से कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाते हैं, तो इसीलिए आप लोग जरूर इसको, इस पॉइंट को तो जरूर लिखिएगा। तो हाइफी की बात करें तो हाइफी क्या है, हाइफी आर slender thread-like cells that grow and spread into the सबस्ट्रेट। देखिए ये हाइफी जो आप देखेंगे, इसको अगर आप एक फंजाई का स्ट्रक्चर देखेंगे तो खासकर जब हम हाइफी को देखेंगे तो वो जैसे धागे नुमा संरचना होती है, मतलब एक धागे जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। और ये पूरा कहाँ फैली रहती है, सबस्ट्रेट पर पूरी तरह से, मतलब जो आपका सतह होता है उस सतह पे पूरे धागे नुमा संरचना फैली होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। हाइफी कैन आल्सो ब्रांच आउट एंड क्रिएट अ लार्ज नेटवर्क कॉल्ड ए माइसीलियम। अभी हाइफी क्या होगा, ये बहुत सारे उस हाइफी से, मान लीजिए ये एक हाइफी है, इस हाइफी से बहुत सारे थ्रेड लाइक मतलब धागे जैसी फिर से एक और उससे शाखाएं निकलती जाएंगी, ब्रांचेस एराइज होंगे। तो अब पूरे इस ब्रांच को, मतलब जितने भी हाइफी निकल रहे हैं ब्रांच के रूप में, उन सबों को मिला के हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलेंगे, माइसीलियम। दे मे बी फॉलोइंग टाइप, मतलब जो हाइफी है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला आपका होता है सेप्टेट हाइफी, दूसरा होता है एसेप्टेट। देखिए सेप्टेट हाइफी को एसिनोसिटिक बोल सकते हैं और एसेप्टेट हाइफी को बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी। तो अब सेप्टेट हाइफी और एसेप्टेट हाइफी क्या है, अभी हम आगे चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले इसका डायग्राम आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डायग्राम है, ये पूरा जो बॉडी दिख रहा है इसको हम बोलेंगे माइसीलियम, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक आपको ये हाइफी, ये पूरे क्या है, ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलेंगे हाइफी। ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है, जो एक एक पर्टिकुलर एक एक फिलामेंट की बात करें तो ये सब क्या है, ये सब हाइफी हैं, ये सब क्या है, हाइफी हैं। अगर सिंगल सिंगल की बात करेंगे तो ये हाइफी हैं, लेकिन अगर ये बहुत सारे, देखिए एक ब्रांच यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, तो इन सबों को मिला के हम बोलेंगे माइसीलियम। तो ये सब पूरा टोटल क्या है, इनको बोलेंगे माइसीलियम। और वैसे एक एक फिलामेंट को बोलेंगे हाइफी। तो आई होप आपको हाइफी और माइसीलियम में तो डिफरेंशिएट समझ में आ गया होगा, ठीक है।
प्लस अब देखिए इसमें दो टर्म आते हैं, एक आपने सुना कि हाइफी क्या होते हैं, हाइफी या तो सेप्टेट हो सकते हैं या तो एसेप्टेट। एसेप्टेट को हम लोग बोलते हैं सिनोसिटिक। तो एसेप्टेट और सेप्टेट क्या है, तो सेप्टेट का मतलब कि ऐसा हाइफी जिसमें इस तरह से सेप्टा प्रेजेंट हो। सेप्टा मतलब जैसे मान लीजिए जैसे नोड इंटरनोड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। मान लीजिए ये एक हाइफी है, इस हाइफी में इस तरह से यहाँ पर कुछ ऐसे डिवाइड करता हुआ यहाँ पे एक वॉल पाया जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेप्टेट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेप्टा प्रेजेंट है, मतलब एक तरह से इनमें एक दीवार, एक सतह पाई जा रही है, इसीलिए ये हाइफी कैसे होंगे, सेप्टेट होंगे। और ए सेप्टेट का मतलब क्या होगा कि अगर इसमें ये सेप्टा नहीं प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे ए सेप्टेट। ये क्या हो जाएंगे, ए सेप्टेट। और जो ए सेप्टेट होते हैं सिनोसिटिक एल्गी जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉरी फंजाई होते हैं, उनको वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। और जो सेप्टेट होते हैं वो यूनी न्यूक्लिएट। देखिए यहाँ पर ये सेप्टेट है, यहाँ पे देखिए एक एक न्यूक्लियस, जरूरी नहीं है लेकिन नॉर्मली ऐसे ही होगा। सेप्टेट में क्या होगा, एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ए सेप्टेट में ये सेप्टा नहीं पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे सिनोसिटिक। और इसी हाइफी के ऊपर बनता है क्या, आपका फ्रूटिंग बॉडी, और इस फ्रूटिंग बॉडी में होता है बहुत सारे स्पोर जनरेट होते हैं। तो ये एक जनरल मतलब एक जनरल डायग्राम था किसका, माइसीलियम का या हाइफी का बोल सकते हैं, ठीक है। अब दोनों के बारे में थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। तो सबसे पहले सेप्टेट हाइफी की बात करें, डिवाइडेड बाई क्रॉस वॉल, मतलब सेप्टा, उसमें एक क्रॉस वॉल पाया जा रहा है, सेप्टा पाया जा रहा है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर एक आपको इस तरह से सेप्टा दिखाई दे रहा था, तो इस तरह के हाइफी को क्या बोलेंगे, सेप्टेट हाइफी। अगर सेप्टा प्रेजेंट है तो वो हाइफी कैसा होगा, सेप्टेट होगा, ठीक है। और अगर सिनोसिटिक है, सिनोसिटिक का मतलब क्या, ए सेप्टेट हाइफी, तो इसमें क्या होगा, लैक सेप्टा फॉर्मिंग ए कंटिन्यूअस मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म। तो इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए अब इस हाइफी में क्या है, अगर सेप्टा एब्सेंट है, मान लीजिए ये हम बना दिए, एक हाइफी बना दिए, इस हाइफी में सेप्टा पाया नहीं जा रहा है, तो इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो बहुत सारे ऐसे मल्टी न्यूक्लिएट दिखाई देंगे। तो ये कैसे होते हैं, तो ये कह रहा लैक सेप्टा, मतलब इसमें सेप्टा नहीं पाया जा रहा, मतलब क्रॉस वॉल नहीं पाया जा रहा है। कंटिन्यूअस मतलब पूरा लगातार मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सेप्टा यूजुअली हैव पोर्स टू अलाउ साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट बिटवीन सेल्स, ठीक है। तो जो सेप्टा होता है उसके पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, मतलब क्या करेंगे उसको, मतलब आदे मतलब कह सकते हैं ना अलाउ करना, या फिर उसको एक तरह से कह सकते हैं आदेश देना, मतलब वो उसको अनुमति देता है जो साइटोप्लाज्मिक आपके जो मूवमेंट है उनके गति को, मतलब साइटोप्लाज्म के गति को वो क्या करेगा, यहाँ पर अलाउ करता है, उनको अनुमति देता है एक वॉल से दूसरे वॉल में जाने के लिए। कैसे, जैसे यहाँ पर हम आपको एक डायग्राम बनाकर दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया एक हाइफी हो गया, इस हाइफी में तो ये कैसा होगा, सेप्टेट होगा। तो सेप्टेट होगा तो यहाँ पे ऐसे ये सेप्टा प्रेजेंट होंगे। तो इस सेप्टा में देखिए यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर छोटे से पोर यहाँ प्रेजेंट है, छोटे से पोर यहाँ ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो इसी पोर के द्वारा इसमें से इसमें जाएंगे, इसमें से इसमें ऐसे वो क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। तो ये हो गया हाइफी के प्रकार। अब हम जानते हैं सेल वॉल कंपोजिशन, मतलब जो फंगस है, मतलब फंजाई है, उसका सेल वॉल किसका बना होता है। क्योंकि देखिए फंगस, अब देखिए इससे सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, तो सर्दियों में क्या होगा, जैसे जो आपकी स्किन रूखी रूखी दिखाई देती है, वाइट कलर की दिखाई देती है, वो सब क्या है, वो भी एक फंगस है। जो आपके सर में जो डैंड्रफ दिखाई देता है वो भी एक प्रकार का फंगस ही है। फिर आपने अचार देखा होगा, अचार में भी क्या होते हैं, जब कभी अचार देखते हैं कि खराब हो जाता है, उस पर भी फंगस लग जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का राइजोपस फंगस है। मतलब ब्रेड पे
आपने ब्रेड पे भी देखा होगा, तो वो जो फफूंद जो दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, वो सब के सब फंगस है। तो आप सभी ने फंगस को जरूर देखा होगा। लेकिन अब वही फंगस बना किसका होता है, तो उसको देखते हैं। फंगल सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ काइटिन और नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड। मतलब ये भी एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड है, लेकिन ये कैसा होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, काइटिन बोलते हैं। जैसे नॉर्मली आप देखिए जितने भी पौधे हैं, पौधों की बात करें तो वो जैसे नॉर्मली सेलुलोज के बने होते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ये कैसा होता है, ये काइटिन का बना होता है। काइटिन जैसे आपने इंसेक्ट को देखा होगा, उसका जो ऊपर वाला लेयर होता है, तो जो चिकना वाला सब मतलब जो चिकना वाला लेयर सबसे ऊपरी सतह होता है, वो भी काइटिन का बना होता है। ऐसे ये फंगस भी किससे बना होता है, काइटिन का बना होता है। दिस डिफ्रेंशिएट फंजाई फ्रॉम, मतलब यह फंजाई को डिफ्रेंशिएट करता है किससे किससे, पौधों से भी, मतलब प्लांट्स विच हैव सेलुलोज इन दियर सेल वॉल। तो आप जब प्लांट देखेंगे, बाकी के जितने भी पौधे देखेंगे, तो उनका जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। लेकिन जो फंगस होता है वो सेलुलोज का ना बन के किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। इतना पॉइंट जरूर आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। बैक्टीरिया विच हैव पेप्टाइडोग्लाइकन, अब देखिए प्लांट के पास तो सेलुलोज होता है, सेल वॉल के मतलब प्लांट के सेल वॉल होते हैं उस पर क्या होता है, सेलुलोज का बना होता है। लेकिन अगर बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात करें तो किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। और ये पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, आप नैक पढ़े होंगे, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, तो ये सब मैंने आपको बैक्टीरिया जब पढ़ाया था तो ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। अब जानते हैं इनके न्यूट्रिशन के बारे में कि ये भोजन जो पोषण है वो किस रूप में लेते हैं। तो फंजाई आर एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप्स, अभी मैंने पहले भी बताया, पीछे ही बताया था कि फंजाई क्या है, हेट्रोट्रॉप्स हैं। क्यों हेट्रोट्रॉप्स हैं, क्योंकि ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। तो इनके पास जब क्लोरोप्लास्ट पाए नहीं जाएंगे तो ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। तो जब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे तो अपने भोजन के लिए क्या होते हैं, वो दूसरों पर आश्रित होते हैं। तो इसलिए ऐसे हम प्लांट को क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे। दे में बी क्या, जैसे अभी जो हेट्रोट्रॉप्स में भी वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। तो सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है मृतोपजीवी। क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी, कि मतलब जो सड़े गले पदार्थों पे अपना जीवन यापन करे तो उसको बोलेंगे मृतोपजीवी या सैप्रोफिटिक। तो ये इस क्या करेंगे, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग, मतलब मरे हुए, मृत या फिर सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर पर क्या करते हैं, ये फीड करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उससे अपना भोजन लेते हैं। किससे लेंगे, याद रखिएगा, डेड एंड डिकेइंग, मतलब जो मृत हो या फिर सड़े गले जो भी पदार्थ होंगे, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं, अगर वो उनकी डेड हो जाए, मतलब मर जाए या फिर वो बहुत ज़्यादा सड़ जाए, तो उसी पर ये फंगस क्या करेंगे, उसी से अपना भोजन लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है राइजोपस। तो राइजोपस को आप देखेंगे तो ये सड़े गले पदार्थों पर ही अपना जीवन यापन करता है। दूसरा हो सकता है पैरासिटिक। अब पैरासिटिक क्या है, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम लिविंग होस्ट समटाइम कॉजिंग डिजीज। अब देखिए सैप्रोफिटिक क्या है, ये भी तो दूसरे ही मतलब किसी ऑर्गेनिक सबस्टेंस पे ही तो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक सबस्टेंस या फिर वो ऑर्गेनिक जो मैटर है वो कैसा होता है, वो डेड या डिकेइंग होता है। लेकिन यहाँ पर जो मैटर होगा वो कैसा होगा, लिविंग होगा। तो यहाँ पे जो होस्ट है वो क्या होगा, लिविंग होगा। तो ये जिसपे भी मतलब ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम, ये अपना न्यूट्रिएंट किससे, अपना पोषण किससे प्राप्त करते हैं, दूसरे लिविंग होस्ट से, मतलब जो जीवित कोई दूसरा जीवित कोशिका है, जीवित कोई प्राणी है या फिर पेड़ है, तो वो उससे अपना जीवन यापन करते हैं, उससे अपना पोषण लेते हैं। और सम टाइम कॉजिंग डिजीज, और कभी कभी ये बीमारियां भी ग्रसित करते हैं, मतलब बीमारी को भी पैदा करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल है पक्सीनिया हो गया और सर्कोस्पोरा। ये एक क्या है, ये एक प्रकार के पैरासाइट है, प्लस ये जो पक्सीनिया और जो सर्कोस्पोरा है ये डिजीज भी कॉज करते हैं। जैसे पक्सीनिया है, आपने अभी इसकी लाइफ साइकिल आपको पढ़ना है, तब हम वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में इसको बताएंगे कि कैसे ये हार्मफुल होते हैं आपके खेत में।
नेक्स्ट है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब क्या है कि वो क्या करेंगे, सहजीविता, मतलब अपना जीवन यापन, मतलब दोनों प्लस में रहेंगे। वो जिस पे अपना जीवन, जिससे अपना मतलब पोषण ले रहे हैं, तो उनको भी इनसे फायदा होगा और फंजाई को भी अदर पौधों से फायदा होगा। यहाँ पे कैसे होगा, तो ये क्या करेंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। कैसे करते हैं, तो ये फॉर्म बेनिफिशियल, मतलब दोनों के लिए लाभदायक होते हैं, बेनिफिशियल रिलेशनशिप सच एज लाइकेन हो गया। तो सबसे पहले लाइकेन, आपको पता है लाइकेन मतलब जो आपका लाइकेन है वो भी एक प्रकार का क्या है, ये फंगस और प्लस एल्गी, इन दोनों के मिलने से ही इसका निर्माण होता है। अगर इसमें से कोई भी एक एब्सेंट हो गया तो यहाँ पर लाइकेन नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा, तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर एल्गी और फंजाई दोनों साथ साथ में रहेंगे और क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। तो फंजाई को एल्गी से फायदा होगा और एल्गी को फंगस से, ठीक है। और या तो माइकोराइजा, मतलब या तो लाइकेन बनाते हैं या तो माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होगा, जो फंगस होता है वो किससे एसोसिएशन, मतलब किससे एसोसिएशन करेगा, ये कोई भी हायर प्लांट्स हो गया, ठीक है। ये क्या करेगा, फंगस प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट, कोई हायर प्लांट है उसके रूट से ये एसोसिएशन करता है। तो कैसे करेगा, तो जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, कोई हायर प्लांट है, ठीक है, तो क्या करेगा, उसको अगर नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी तो वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को ले नहीं सकता है, तो फंगस क्या करेंगे, उनका ब्रेक डाउन करेंगे, तो उसको अमोनिया के फॉर्म में फिक्स कर देते हैं। तो ये हायर प्लांट है, उस अमोनिया को एब्जॉर्ब करते लेते हैं, और फंगस क्या करेगा, उस हायर प्लांट से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा। तो इस तरह के एसोसिएशन को क्या कहेंगे, जो भी इस तरह का एसोसिएशन है उसे बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। मतलब यहाँ पे सहजीविता है, यहाँ पर दोनों मतलब बेनिफिटेड है, मतलब दोनों ही प्लस प्लस का रेशियो दोनों में है। यहाँ पे किसी को किसी से कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोरेज मटेरियल। जैसे जिस प्रकार हमारे शरीर में जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमारा भी क्या है, स्टोरेज फूड मटेरियल, जैसे हम लोग अपने भोजन को संचित करके ग्लाइकोजन के रूप में रखते हैं, वैसे ये भी अपना भोजन किस रूप में रखते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे मान लीजिए अब क्या है, अब स्टोर क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने भोजन लिया तो आपके शरीर के लिए तो ग्लूकोज की आवश्यकता है, लेकिन अगर मान लीजिए इन केस अगर आपको ज़्यादा ग्लूकोज नहीं चाहिए, तो कुछ ग्लूकोज तो आपके शरीर में रहेंगे और कुछ क्या होते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, कि इनकेस अगर बहुत सारा स्टार्वेशन हुआ या फिर आपको खाना नहीं मिला, तो वही ग्लाइकोजन फिर से ब्रेक डाउन होगा, फिर से उससे ग्लूकोज बनेगा और आपके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड होगा। तो वैसे इसका भी स्टोरेज फूड मटेरियल है, अपना भोजन क्या करेगा, स्टोर करके संचित करके रखता है। तो फंजाई स्टोर फूड मेनली एज ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स सिमिलर टू एनिमल। तो जिस तरह से एनिमल क्या होता है, अपना भोजन लिपिड और ग्लाइकोजन के फॉर्म में संचित करता है, वैसे ये भी अपना भोजन क्या करेंगे, ग्लाइकोजन और लिपिड्स के फॉर्म में क्या करेंगे, संचित करेंगे, जैसे नॉर्मली एनिमल करते हैं, जंतु करते हैं। दिस इज अनदर फीचर्स दैट डिफरेंशिएट्स देम फ्रॉम प्लांट्स विच स्टोर स्टार्च। ये क्या करेगा, ये स्टार्च को भी स्टोर कर सकता है। तो ये हो गया जितना भी मतलब जो जनरल इसका कैरेक्टर था उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो फंगस का आई होप आपको जनरल कैरेक्टर समझ में आ गया होगा, कि अगर देखा जाए एक ओवरऑल एल्गी को हम कैसे जानेंगे, तो ये उसके कुछ फीचर्स थे। बाकी के जो भी इसके आगे के टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।